अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 7 कवर करेंगे व्हिच इज़ एडवांस्ड टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं इस चैप्टर में फ्रॉम 26 टू 32। आपके हैंडआउट्स में यहाँ से कुछ मॉड्यूल्स की नंबरिंग आगे पीछे हुई हुई है, बट ये जो नोट्स है इसमें नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है। सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो कि आपके लेक्चर 7 में इंक्लूडेड हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। So let's get started with first module 26 which is broadband networks and internet. नाउ जितनी भी क्लाउड रिसोर्सेज होती हैं, सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशंस, वर्चुअल मशीन, उन सबको रिमोटली एक्सेस किए जा रहे होते हैं। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्लाउड इस इंटरनेट के बगैर बिल्कुल यूजलेस है। तमाम क्लाउड सर्विसेज को इंटरनेट चाहिए होता है काम करने के लिए। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो पूरा इंटरनेट पर डिपेंडेंट होता है अपने कस्टमर्स को आईटी सर्विसेज, आईटी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए रिमोटली। जैसे कि गूगल ड्राइव है, गूगल डॉक्स हैं, आप ये सारी चीज़ें विदाउट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम जो इंटरनेट प्रोवाइड हमें मिल रहा होता है इंटरनेट, वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वो आईएसपीज़ प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये बेसिकली ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो नॉर्मल यूज़र्स को, लोकल यूज़र्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी, और जो क्लाउड यूज़र्स होते हैं वो भी इन्हीं आईएसपीज़ के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है और उन्हीं आईएसपीज़ के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में पीटीसीएल का या फिर स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह का इंटरनेट लगा है, तो ये एक मिडलमैन की तरह काम करता है आपके और इंटरनेट के बीच में, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। हमने इस कोर्स के शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था कि इंटरनेट जो है वो कोई एक सिंगल नेटवर्क नहीं है, ये नेटवर्क्स के नेटवर्क हैं, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स का एक कलेक्शन है, उनसे मिलकर बना है। तो इस पूरे नेटवर्क की कलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बैकबोन नेटवर्क्स होते हैं, उनको कोर राउटर्स का इस्तेमाल करके आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो कोर राउटर होते हैं बेसिकली हमारे घरों में जो राउटर्स लगे होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हाई कैपेसिटी और फास्ट नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जो इन तमाम लार्ज स्केल नेटवर्क की बैकबोन की तरह काम करती है। तो इन कोर राउटर्स के ज़रिए बहुत बड़े ट्रैफ़िक को हैंडल किया जा रहा होता है, और ये आप डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, डिफरेंट रीजन्स के इंटरनेट को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली आप इन कोर राउटर्स के ज़रिए इंटरनेशनल नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ इंटरनेट इज़ अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ आईएसपीज़। इसका मतलब है कि डायनामिक का मतलब होता है कांस्टेंट चेंज, या फिर चीज़ों का ऑटोमेटिकली बार-बार चेंज होते रहना बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पर इंटरनेट को एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स कलेक्शन कहा गया है ऑफ आईएसपीज़, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो होता ये है कि जो इंटरनेट है वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है। आपके घर में इंटरनेट जिन सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आ रहा है, अगर उन सर्विस प्रोवाइडर्स की जगह कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाएँ, तो आपके इंटरनेट के रूट चेंज हो जाते हैं फ़ौरन, और ये चीज़ आपको पता भी नहीं चलती क्योंकि ये बिल्कुल सेकंड्स में होती है। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये डायनामिक चेंज होता है, यानी जब किसी एक आईएसपी का जितना भी ट्रैफ़िक लोड होता है, वो फ़ौरन से किसी दूसरे आईएसपी के रूट्स पर शिफ्ट हो जाता है। जितना भी ट्रैफ़िक लोड एक आईएसपी का होता है, फ़ौरन दूसरे के रूट पर शिफ्ट हो जाता है, और ये चीज़ ऑडियंस को बिल्कुल भी पता नहीं चलती। तो डायनामिक का सिंपली मतलब होता है कांस्टेंट चेंज, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो फ़ौरन से विदिन सेकंड्स होती है, ऑटोमैटिक होती है, किसी मैनुअल या फिर ह्यूमन इंटरैक्शन की ज़रूरत ना हो जिस चीज़ में। और इसका अपोज़िट होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है परमानेंट। नाउ इसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया, एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर दिया गया इंटरनेट का, जो डिफरेंट टायर्स में, डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। यानी कि जो इंटरनेट आप तक पहुंच रहा है वो जिन सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू पहुंच रहा है उनमें किस तरह से, किन लेवल्स के ज़रिए ये इंटरनेट डिवाइडेड होता है। सबसे पहले टायर 1 जो आईएसपीज़ होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट और ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर आपके घर में इन आईएसपीज़ के थ्रू इंटरनेट आ रहा है तो फिर आप इंटरनेशनली कनेक्ट कर सकते हैं, ग्लोबली नेटवर्किंग कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो सबसे टॉप टियर होते हैं, टायर 1 में आते हैं, और ये इंटरनेट एक्सेस के लिए किसी को प्रोवाइड नहीं करते, किसी को पे नहीं करते। इसके बाद आते हैं सेकंड टायर 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये जो होते हैं वो रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो टायर 1 के आईएसपीज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं। और क्योंकि ये रीजनल आईएसपीज़ होते हैं और ये एक लिमिटेड एरिया कवर कर रहे होते हैं, तो अगर इनको ग्लोबल एक्सेस चाहिए होता है तो ये टायर 1 के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पे करती हैं एक्सेस लेने के लिए। तो टायर 2 में बेसिकली वो लार्ज रीजनल आईएसपीज़ होती हैं जो टायर 1 के आईएसपीज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं।
थर्ड लेवल पे आती है टायर 3 के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कुछ लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपके घरों में, ऑफिसेज़ में और जो क्लाउड यूज़र्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मैंने आपको बताया पीटीसीएल, स्टॉर्म फाइबर, ये सब टायर 3 के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं। और जिस तरह टायर 2 के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टायर 1 के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसी तरह टायर 3 के जो आईएसपीज़ होते हैं वो टायर 2 के आईएसपीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस स्ट्रक्चर को समराइज़ करूँ तो अगर आप टायर 3 का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पीटीसीएल फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ़ आपके कंट्री के विदिन ही सर्विस प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिविटी देगा। वेयर एज़ अगर आप किसी टायर 1 का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूमेन, टाटा कम्युनिकेशंस या लिबर्टी ग्लोबल, ये सारी टायर 1 की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की एग्ज़ाम्पल है। तो अगर आप ये वाला इंटरनेट यूज़ करते हैं तो फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आपको हर जगह कनेक्टिविटी मिलेगी। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं और जो क्लाउड यूज़र्स होता है वो डायरेक्टली सिर्फ टायर 3 के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर वो टायर 3 टायर 2 के साथ और फिर टायर 2 टायर 1 के साथ और इस तरह ग्लोबल इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंटरनेट के बगैर काम नहीं कर सकती, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंडेंट है। नाउ इन क्लाउड यूज़र्स को और क्लाउड प्रोवाइडर्स को इंटरनेट जो दिया जाता है वो आईएसपीज़ के थ्रू दिया जाता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं। और जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क्स हैं वो कोर राउटर्स के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो इंटरनेशनली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद जो इंटरनेट है वो एक 3 टायर हायरार्की टोपोलॉजी फॉलो करता है। टायर 1 में ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं, जो किसी को पे नहीं करते अपनी सर्विसेज के लिए। उसके बाद टायर 2 में रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो टायर 1 के आईएसपीज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं, ग्लोबल एक्सेस लेने के लिए। इसके बाद टायर 3 लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो ऑफिसेज़ में, घरों में और हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ये टायर 2 और फिर टायर 2, टायर 1 के ज़रिए इस तरह से आपस में कनेक्टेड होती हैं। और क्लाउड यूज़र्स और प्रोवाइडर्स जो होते हैं, वो सिर्फ डायरेक्टली टायर 3 के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ज़रिए ही कनेक्टेड होते हैं। Now move on to next module 27, which is internet architecture and cloud deployment। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो टोटली इंटरनेट पर डिपेंडेंट है और इंटरनेट के बगैर उसका कोई काम ही नहीं है, वो वर्क ही नहीं कर सकती। तो आप घर बैठ के रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं क्लाउड सर्विसेज को, और जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो रिमोटली प्रोविजन कर रहे होते हैं ये सर्विसेज। प्रोविजनिंग का मतलब होता है सिंपली प्रोवाइड करना। तो रिमोट प्रोविजनिंग का मतलब होता है आईटी रिसोर्सेज को डिलीवर करना क्लाउड कस्टमर्स को एक डिस्टेंट लोकेशन से, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ही रीजन में हो क्लाउड प्रोवाइडर भी और क्लाउड कंज्यूमर भी। एक डिफरेंट लोकेशन पे बहुत दूर बैठकर भी इंटरनेट के ज़रिए क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने कंज्यूमर्स को क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बगैर इंटरनेट की क्लाउड सर्विसेज आप रिमोटली एक्सेस कर ही नहीं सकते। अब क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक सेंट्रलाइज सर्विस है, यानी उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो एक डेटा सेंटर में स्टोर्ड होते हैं, जिनको आप रिमोटली एक डिस्टेंस से बैठकर एक्सेस कर पा रहे होते हैं। तो इंटरनेट जो है वो क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करने की बैकबोन है बेसिकली। तो जो यूज़र्स हैं वो क्लाउड से किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ कि जो क्लाउड रिसोर्सेज है वो कहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। डिप्लॉय का मतलब होता है सिंपली रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाना, उनको ऑपरेशन में लाना, इम्प्लीमेंट करना या होस्ट करना। और सेकंड चीज़ जिस पे क्लाउड सर्विसेज डिपेंड करती हैं, दैट इज़ कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया, यानी सेटअप किया गया है। तो यहाँ पर हम दो मेन डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। पहली होती है ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट और दूसरी होती है इंटरनेट बेस्ड डिप्लॉयमेंट। ऑन प्रेमिसेस का मतलब होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो खुद से मैन्युअली एक पूरा कॉरपोरेट नेटवर्क सेटअप करता है और इस कॉरपोरेट नेटवर्क के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन डेडिकेट कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। ये जो सेटअप करना है, ये इसको कॉन्फ़िगर करना कहलाता है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो फिज़िकली पूरा सेटअप कर रहा होता है चीज़ों को। नाउ इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़र्स जो हैं 2 तरीकों से एक्सेस कर पाते हैं। एक कॉर्पोरेट लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए और दूसरा वीपीएन के ज़रिए। जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में फ़िज़िकली अवेलेबल होते हैं, वो कॉर्पोरेट लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए इसको एक्सेस कर पा रहे होते हैं। और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिमोट यूज़र्स होते हैं, जो अपनी-अपनी डिफरेंट लोकेशन से बैठकर कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर डिफरेंट लोकेशन से बैठकर एक्सेस कर रहे होते हैं, उनको वीपीएन के ज़रिए एक्सेस दिया जाता है। सो हो सकता है आप लोगों को पता हो वीपीएन क्या होता है, बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, बट जिनको नहीं पता, वीपीएन मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
इसका सिंपली काम होता है कि नेटवर्क में आपको एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करके देना। अगर कोई डिवाइस जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल करती है, सो इट वुड बिहेव लाइक कि वो उस कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही अवेलेबल है। यानी अगर आप किसी कंपनी का वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे कोई बंदा उस कंपनी के अंदर बैठ के एक्सेस कर पा रहा होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है इस वीपीएन के ज़रिए, वो सब एन्क्रिप्टेड होती है। यानी जो आपके मैसेजेस होते हैं वो आप यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में एन्क्रिप्टेड होते हैं। कोई और उनको नहीं रीड कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप अपने घर पे हैं लेकिन आप वीपीएन से कनेक्टेड हैं, तो आपका सिस्टम ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उस ऑफ़िस के अंदर ही है। तो वीपीएन जो होता है वो सिंपली एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड कर देता है एक रिमोट डिवाइस और कॉर्पोरेट सर्वर्स के बीच में। और बिल्कुल ऐसे वो डिवाइस एक्ट करती है जैसे वो उसी कंपनी के लोकल ये नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है। तो ये पहली थी ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट। और दूसरी इंटरनेट बेस्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट होती है। इस मॉडल में क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होती हैं उनके अपने इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। और जितने भी यूज़र्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हों या एक्सटर्नल यूज़र्स हों, वो इसी क्लाउड प्रोवाइडर के इंटरनेट के ज़रिए रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर पा रहे होते हैं। जैसे ऑन प्रेमिसेस में कॉर्पोरेट इंटरनल कंट्रोल होता है, यानी कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैन्युअली हर चीज़ का कंट्रोल होता है उसके ऊपर, वैसा नहीं होता इंटरनेट बेस्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट में। इस डिप्लॉयमेंट मॉडल में याद रखने वाली बात ये है कि जो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिल रही होती है क्लाउड प्रोवाइडर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए, इसमें हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ें, क्योंकि जो इंटरनेट बेस्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट होती है उसमें पे एज़ यू गो मॉडल यूज़ किया जाता है, यानी कि कस्टमर जितना इस्तेमाल करता है, उसके बाद उसको मेजर करके उतना उसको पे करना होता है। और जो यूज़र्स होते हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर्स के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई इश्यू आता है तो फिर जो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी इंटरनेट एक्सेस करने में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें ऑन प्रेमिसेस क्लाउड डिप्लॉयमेंट और इंटरनेट बेस्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, तो ऑन प्रेमिसेस में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास होता है। यानी जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसके पास होता है, क्योंकि वो हर चीज़ फिज़िकली मेंटेन कर रहा होता है। यानी पूरा कॉर्पोरेट नेटवर्क सेटअप किया जाता है जिसको मैन्युअली कंट्रोल किया जाता है। जबकि इंटरनेट बेस्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट में क्लाउड प्रोवाइडर के पास पूरा कंट्रोल होता है और जितने भी यूज़र्स होते हैं वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, रिलाई कर रहे होते हैं। नाउ ऑन प्रेमिसेस में जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए एक्सेस कर पा रहे होते हैं इंटरनेट को। और इंटरनेट बेस्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट में जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं वो इंटरनेट के ज़रिए सिंपल जो उनके क्लाउड प्रोवाइडर ने उनको एक्सेस दिया होता है उसके ज़रिए एक्सेस कर पा रहे होते हैं। जबकि ऑन प्रेमिसेस में जो रिमोट यूज़र्स होते हैं वो वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं उस कंपनी के कॉर्पोरेट लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। जबकि इंटरनेट बेस्ड डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्योंकि सब कुछ ही रिमोटली होता है, तो रिमोट ही यूज़र्स होते हैं उसके और वो डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे होते हैं। Now moving on to next module 28, which is scalable computing over internet। स्केलेबल कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? हम बहुत दफ़ा ये टर्म पढ़ चुके हैं। स्केलेबल का मतलब होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेज हैं उनको कस्टमर डिमांड के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाना। ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर हो सकती है, मेमोरी यानी कि रैम हो सकती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, बैंडविड्थ हो सकती है। तो स्केलेबिलिटी का सिंपली मतलब होता है कि जब कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है तो रिसोर्सेज को बढ़ा दिया जाए, और जब कस्टमर की डिमांड कम है तो रिसोर्सेज को कम कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉपिंग की एप्लीकेशन है और ईद का टाइम आने वाला है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी ट्रैफिक आएगी, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे शॉपिंग करने। तो जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो हो सकता है आपकी वेबसाइट लैग करे या फिर क्रैश कर जाए। तो जब बहुत सारी ट्रैफिक आएगी तो क्लाउड क्या करेगा कि फ़ौरन से अपने सर्वर के रिसोर्सेज़ बढ़ा देगा, ताकि जो सर्विसेज़ हैं वो स्मूथली चल सकें और कोई क्लैश ना हो। जब सेल ख़त्म होगी तो फिर जो रिसोर्सेज़ बढ़ाए थे, सर्वर रिसोर्सेज़ इंक्रीज़ किए थे, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएँगे। जो ऑडियंस है, यानी जो ट्रैफ़िक आ रही है, उनको ये चीज़ स्केलेबिलिटी की पता भी नहीं चलेगी कि ये सब कुछ डायनामिकली हो रहा होता है विदिन सेकंड्स। ये कहलाती है स्केलेबिलिटी। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक पहले कॉमन चीज़ नहीं थी, लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो स्केलेबल कंप्यूटिंग में ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे यूज़र्स बढ़े वैसे वैसे इंटरनेट
का यूसेज इंक्रीज़ हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा आने लगी। तो जैसे-जैसे इन सब चीज़ों में इंक्रीमेंट हुआ, वैसे ही जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी नई-नई आने लगी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस होने लगी और रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए जाने लगे। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी जितने भी रिसोर्सेज़ होते हैं, क्लाउड रिसोर्सेज़ उनको मैनेज करने वाला एक सिस्टम सिंपली नाम से पता चल रहा है। तो जैसे-जैसे डिमांड इंक्रीज़ हुई वैसे-वैसे ही नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहीं, इनोवेशंस होती रहीं। तो ये जो डिमांड और टेक्नोलॉजी है, ये दोनों चीज़ें साथ में इवॉल्व होती रहीं। अब हम जल्दी से एक हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई थी। सबसे पहले 1950s से 1970s के टाइम में मेनफ्रेम्स आते थे। हम बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेनफ्रेम्स जो है वो सिंपली बहुत लार्ज मशीन्स होती थी, जो सिर्फ़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और लोकल लोग उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सिर्फ़ जो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स होते थे और जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस होती थी, सिर्फ़ वो ही उनको अफ़ोर्ड कर पाती थी। इसके बाद 1960s से लेकर 1980s में मिनी कंप्यूटर्स आ गए। ये मेन फ्रेम से साइज़ में थोड़े छोटे थे और जो मीडियम लो लेवल ऑर्गनाइजेशंस थी वो उनको इस्तेमाल कर पाती थी अब, और ये थोड़े लेस एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बट स्टिल जो लोकल लोग होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते थे, उनको एक्सेस नहीं मिलता था इन मिनी कंप्यूटर्स का। इसके बाद 1970 से 1990s में पर्सनल कंप्यूटर्स आए। ये वो कंप्यूटर्स थे, पीसीज जो होती हैं, ये वो कंप्यूटर्स थे जो इंडिविजुअल लोग इस्तेमाल कर पाते थे, उनके घरों में, ऑफिस में, हर जगह नज़र आने लगे। यहाँ से एक रेवोल्यूशनल पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते थे और हर कोई इनको अफोर्ड कर पा रहा होता था। फिर 1980 से 2000s के टाइम में पोर्टेबल कंप्यूटर्स आने लगे, यानी ऐसे कंप्यूटर्स जिनको आप हर जगह अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, ये पोर्टेबल कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो कंप्यूटिंग थी वो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ-साथ साइज़ में छोटी होती गई, जिसको पोर्टेबल बनाया गया, जिसको आप आसानी से हर जगह कैरी कर सकें, और इसकी जो परफ़ॉर्मेंस थी वो और ज़्यादा फ़ास्ट होती गई एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम्स एंड मिनी कंप्यूटर्स, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई, यानी कि हर आम इंसान, हर लोकल इंसान, पर्सनली इंडिविजुअल इंसान इनको एक्सेस कर पाता था। नाउ एचपीसी और एचटीसी ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो 1990 से डिफरेंट तरह की कंप्यूटर्स में जिनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उनमें इस्तेमाल की जाती है। एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है जो सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती है, जिनको बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती है, तो वहाँ पर एचपीसी यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। वेयर एज़ एचटीसी इज़ हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग, ये फोकस करती है मल्टीटास्किंग पर, यानी कि कोई कंप्यूटर कितने ज़्यादा टास्क एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, कितने टास्क पर एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये एचटीसी हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग के ज़रिए पॉसिबल हुआ, यानी ये जो एचटीसी टेक्नोलॉजी है ये लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग हमें इस्तेमाल होती थी। लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग का सिंपली मतलब है जो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े डेटाबेसेस होते हैं जिसमें बहुत सारा टन्स ऑफ डेटा होता था, उनको मैनेज करने के लिए एचटीसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ बोथ एचपीसी एंड एचटीसी ये दोनों रिलाई करती हैं क्लस्टर्स पर, ग्रिड्स पर और इंटरनेट क्लाउड्स पर। हम पढ़ चुके हैं कि क्लस्टर और ग्रिड क्या होता है पिछले लेक्चर्स में, तो आपको पता होगा। इसके बाद जिस तरह टाइम के साथ-साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, उसकी कैपेसिटी में, साइज़ में, इसी तरह उसकी स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो सुपर कंप्यूटर्स आज इस्तेमाल होते हैं वे एज़ कम्पेयर टू जो सुपर कंप्यूटर्स पहले इस्तेमाल होते थे 1980s में, 90s में, उनकी स्पीड्स में थाउज़ेंड्स ऑफ टाइम का फ़र्क आया है। जो 1990s में कंप्यूटर्स होते थे, उनकी स्पीड गीगाफ्लॉप्स में काउंट की जाती थी। नाउ ये फ्लॉप्स इट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये एक यूनिट है मेजर करने का कि कोई कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी कैलकुलेशंस कर सकता है। तो 1990s में गीगाफ्लॉप्स होते थे, जी-फ्लॉप्स, यानी जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी स्पीड गीगाफ्लॉप्स में होती थी। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, यानी कि अगर हम उसको सॉल्व करें तो इट वुड बी अराउंड 1 बिलियन। तो वो अर्ली 1990s में जो कंप्यूटर्स होते थे वो 1 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड सॉल्व कर पाते थे, ये उनकी स्पीड थी। बट 2010 के बाद से जो पेटाफ्लॉप्स आ गए, इसकी स्पीड अराउंड होती है 10 की पावर 15, तो वो अराउंड 1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन टाइम्स 1 बिलियन, यानी 1 मिलियन बिलियन इज़ इक्वल टू 1
क्वाड्रिलियन। तो ये थी स्पीड कंप्यूटर्स की कि वो कितनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं पर सेकंड 2010 के बाद से। यानी आपको पता चल रहा है कि स्पीड में कितनी टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर की स्पीड्स बढ़ रही हैं और ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी बेटर होती जा रही है, परफॉर्मेंस बेटर होती जा रही है, सुपर कंप्यूटर्स और ज़्यादा आ जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई जा रही है। तो जितनी ज़्यादा इनोवेशंस हो रही हैं, उतने ही ज़्यादा इनके यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं। तो ग्लाइडर्स लॉ कहता है कि जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है, वो हर साल 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइडर्स लॉ कहता है कि नेटवर्क बैंडविड्थ डबल्स एवरी ईयर। यानी कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो हर साल के साथ-साथ 2 टाइम्स इंक्रीज़ होती जा रही है। इसके बाद मूर्स लॉ कहता है कि प्रोसेसर स्पीड डबल्स एवरी 18 मंथ्स। यानी हर 18 मंथ्स के बाद जो कंप्यूटिंग की प्रोसेसिंग पावर होती है, कंप्यूटिंग पावर होती है, यानी कि ये कैलकुलेशंस कितनी फ़ास्ट कंप्यूटर कर सकता है, ये जो पावर होती है ये हर 18 मंथ्स के बाद ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रहती है। नाउ पैरेललिज्म इन कंप्यूटिंग। पैरेललिज्म कंप्यूटिंग में मतलब होता है कि कोई कंप्यूटर कितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस और कितने ज़्यादा टास्क एक साथ एग्जीक्यूट कर पाता है। यानी जो लार्ज प्रॉब्लम्स हैं उनको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके कितने टास्क को साथ में परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो टाइप की पैरेललिज्म बताई गई। फर्स्ट इज़ फाइन ग्रेन पैरेललिज्म। ये इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होती है जिसमें एक से ज़्यादा मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जबकि कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म एक जॉब लेवल पैरेललिज्म होती है जिसमें मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पर प्रोसेस किए जाते हैं। यानी कि फाइन ग्रेन में इंस्ट्रक्शन पर एग्जीक्यूट की जाती है और कोर्स ग्रेन में जॉब परफॉर्म की जाती है। तो इस पैरेललिज्म के ज़रिए आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, स्पीड सब इन्हांस हो जाता है। नाउ यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? यूबिक्विटस का मतलब होता है कि कहीं पे भी, कहीं भी आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं और एयरपॉड्स होती हैं, वायरलेस हेडफ़ोन्स होते हैं, यानी जितने भी वायर्ड या फिर वायरलेस डिवाइसेज़ होती हैं, पोर्टेबल डिवाइसेज़ होती हैं, आप उनको कहीं पर भी, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ड्राइव एक क्लाउड सर्विस है। आप अपने फ़ोन्स में जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप कहीं से भी बैठ के जब दिल चाहे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यूटिलिटी कंप्यूटिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज़ के लिए पे करते हैं, सिर्फ़ उन रिसोर्सेज़ के लिए जितना आपने इस्तेमाल किया है। जैसे कि बिजली का बिल होता है, तो आप पहले पूरा महीना बिजली इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स काउंट होता है, जितना इस्तेमाल किया होता है, उतना आप पे करते हैं। तो इसी तरह यूटिलिटी कंप्यूटिंग में पे एज़ यू गो मॉडल इस्तेमाल किया जाता है कि जितनी आप रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको मेजर करके फिर आपको उतना ही चार्ज किया जाता है। तो जो क्लाउड है वो एक यूबिक्विटस यूटिलिटी कंप्यूटिंग मॉडल है। यूबिक्विटस यानी कि आप उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं जब दिल चाहे। और यूटिलिटी कंप्यूटिंग यानी आपको रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए सिर्फ उतना ही चार्ज किया जाता है जितने रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए गए हों, यानी पे पर यूज़ मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा, अगर हम उसको समराइज़ करें तो स्केलेबल कंप्यूटिंग जो है वो अलाउ करती है क्लाउड प्रोवाइडर्स को कि वो रिसोर्सेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सके अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। इसके बाद जैसे-जैसे यूज़र्स इंक्रीज़ होते रहे क्लाउड के, वैसे-वैसे स्केलेबल टेक्नोलॉजीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आती रही। सबसे पहले मेनफ्रेम्स होते थे 1990s 1960s में, फिर मिनी कंप्यूटर्स आ गए, फिर पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए और फिर पोर्टेबल कंप्यूटर्स आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप्स और मोबाइल्स की सूरत में। इसके बाद 2 टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी हमने, एचपीसी एंड एचटीसी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग। ये जो हैं वो क्लस्टर ग्रिड्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पर डिपेंड होती हैं। इसके बाद सुपर कंप्यूटर्स जो थी उनकी स्पीड जो थी पहले 1990s में वो जी फ्लॉप्स यानी गीगा फ्लॉप्स में होती थी और आज के टाइम पे उनकी स्पीड पेटा फ्लॉप्स में है। इसके बाद ग्लाइडर्स लॉ क्या कहता है, नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो हर साल डबल हो जाती है, 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड जो है वो यूज़र्स के नंबर के साथ-साथ इंक्रीज़ होती रहती है। इसके बाद मूर्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रोसेसिंग पावर है कंप्यूटर्स की वो हर 18 मंथ्स के बाद डबल हो जाती है। इसके बाद हमने पैरेललिज्म पढ़ा जिसके ज़रिए कंप्यूटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, एनहांस हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस, पावर, स्पीड, ये सब चीज़ें। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि ऐसी कंप्यूटिंग जिसको आप कहीं बैठ के भी, कहीं से भी यानी एनी टाइम एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हैं। यूटिलिटी कंप्यूटिंग
पे पर यूज़ मॉडल इस्तेमाल होता है, जितना आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उनको मेजर करके उतना आपको पे करना पड़ता है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक यूबिक्विटस यूटिलिटी कंप्यूटिंग मॉडल है। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल 29, टेक्नोलॉजीज़ फॉर नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोसेसर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, मेमोरीज, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़, ये सब किस तरह टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो गई मॉडर्न क्लाउड को सपोर्ट करने के लिए, और जो आज की डिमांड है क्लाउड की नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स की, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए इन सब रिसोर्सेज में कैसे इवॉल्वमेंट हुई वो हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़े हैं प्रोसेसर स्पीड में, यानी कि जो कंप्यूटिंग की प्रोसेसिंग पावर होती है कि वो कितनी कैलकुलेशंस एक सेकंड में कर सकता है, कितने कॉम्प्लेक्स और कैलकुलेशंस कर सकता है, ये प्रोसेसिंग पावर कहलाती है। तो 1970s में किस कंप्यूटर्स जो थे उनकी प्रोसेसर स्पीड जो थी दैट वाज अराउंड 10 मेगाहर्ट्ज़, वेयर एज़ 2010 तक आते-आते जो प्रोसेसर स्पीड थी वो 4 गीगाहर्ट्ज़ तक इंक्रीज़ हो गई थी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये कंप्यूटिंग पावर में एक मैसिव इंक्रीज़ था ओवर द टाइम। इसके बाद नेटवर्क बैंडविड्थ जो थी वो पहले 1990s में अराउंड 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती थी, मेगाबिट्स पर सेकंड, जबकि आज के टाइम पे नेटवर्क बैंडविड्थ इज़ अराउंड 1 लाख मेगाबिट्स पर सेकंड, व्हिच इज़ अराउंड 100 गीगाबिट्स पर सेकंड, और भी ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट होती रहती है एज़ द टाइम इज़ इंक्रीजिंग। क्योंकि जितना ज़्यादा नेटवर्क फास्ट होगा उतना ज़्यादा ही डेटा ट्रांसफ़र करना ओवर द इंटरनेट ईज़ी होगा, और आप एक लार्ज स्केल डेटा एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली मूव कर पाएँगे विदिन सेकंड्स। पहले टाइम पे क्या होता था कि जो सिंगल कोर प्रोसेसर्स होते थे, जब उनकी इंक्रीज़ की जाती थी स्पीड, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करते थे। नाउ जिनको नहीं पता, सिंगल कोर प्रोसेसर्स जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, यानी कि जिनमें सिर्फ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक सिंगल चिप के ऊपर, जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो मल्टीपल टास्क जो है वो सीक्वेंस से एग्जीक्यूट कर सके। तो जब ऐसे सिंगल कोर प्रोसेसर्स की स्पीड इंक्रीज़ की जाती तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो उनकी स्पीड इंक्रीज़ करने के बजाय जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ़ कोर जो थी वो इंक्रीज़ कर दी। पहले सिंगल कोर होती थी और अब मल्टीपल कोर्स आते हैं। बट अब आज के टाइम पर जो सीपीयूज़ होते हैं वो डुअल कोर होते हैं, क्वाड कोर, 6 कोर, मैनी कोर डिज़ाइन्स होते हैं, यानी कि उनमें 2, 4, 6 और इससे भी ज़्यादा कोर्स आती हैं। तो बजाय इसके कोई एक फास्ट कोर हो, मल्टीपल कोर जो हैं वो पैरेलल काम कर रही होती हैं। इसके बाद जीपीयू में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई एज़ अ टाइम पास्ट। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्स जो हैं वो एक साथ इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो पैरेलल में प्रोसेस कर सकें। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मल्टीपल कोर्स जो हैं वो पैरेलल में काम करने करती हैं आज के टाइम पे सीपीयूज़ में। तो ये पॉसिबल हुआ बिकॉज़ ऑफ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये ज़्यादातर गेमिंग में, मशीन लर्निंग में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, एआई वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर फास्ट परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये जो कोर्स होती हैं ये सीपीयू में भी होती हैं और ये जीपीयू में भी आती हैं, बट जीपीयू में क्या होता है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं एज़ कम्पेयर टू अ सीपीयू, बट जीपीयू में जितनी भी कोर्स होती हैं वो होती तो ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन हर कोर जो है बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बट वो फास्ट परफॉर्मेंस इसलिए देती है क्योंकि वो सब एक साथ पैरेलल में काम कर रही होती हैं, जबकि सीपीयू में ऐसा नहीं होता। नाउ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या होता है? आईएलपी यानी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का मतलब होता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करना एक सिंगल प्रोसेसर कोर के अंदर। यानी कि बजाय इसके कि पहले एक इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाए, एग्जीक्यूट की जाए, फिर दूसरी एग्जीक्यूट की जाए, फिर तीसरी एग्जीक्यूट की जाए, तो सीपीयू है वो 1, 2, 3 फॉर एग्जांपल 3 इंस्ट्रक्शंस सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करता है अगर पॉसिबल हो तो। अगर एक सिंपल एग्जांपल से बताऊँ कि फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप वेजिटेबल्स पहले कट कर रही हैं, फिर आपने पानी बॉयल किया, फिर आपने फॉर एग्जांपल प्याज़ फ्राई की। तो ये तीनों काम आपने एक के बाद एक किए। बट अगर आप आईएलपी यूज़ करें, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, तो क्या होगा कि वाटर आपका बॉईल हो रहा है, उसके साथ ही आपने जो है ना सारी सब्जियां कट कर ली जितनी देर में पानी बॉईल हो रहा है, और सेम उसी टाइम पर दूसरे चूल्हे पर आपका ऑयल हीट हो रहा है। तो ये तीनों काम आप मल्टीपल टास्क हैं और ये आप एक साथ कर रहे हैं, तो ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सेम टाइम पर एग्जीक्यूट किया जाता है
और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि एक सिंगल प्रोसेसर कोर के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो मॉडर्न सीपीयूज़ और जीपीयूज़ यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो थे, उनमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की वजह से और एमआईपीएस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई। इसके बाद जो एक न्यू फीचर है आजकल की सीपीयूज़ और जीपीयूज़ में, वो है मल्टी थ्रेडिंग। जो मॉडर्न सीपीयूज़ और जीपीयूज़ हैं वो मल्टी थ्रेडेड है। इसका मतलब है कि हर कोर मल्टीपल थ्रेड्स को एक सेम टाइम पर रन कर सकती है। हमने पढ़ा कि किसी सीपीयू में मल्टीपल कोर्स हो सकती हैं और जीपीयू में तो होती ही हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्स। तो हर एक कोर मल्टीपल थ्रेड्स को सेम टाइम पर रन कर सकती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पर थ्रेड का मतलब है कि एक सबसे स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उस एक यूनिट को थ्रेड कहा जाता है, जिसको जो सीपीयू या फिर जीपीयू है वो इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकता है। इसके बाद 1976 तक जो आपके कंप्यूटिंग पावर थी, मेमोरी ग्रोथ जो थी, वहाँ पर डायनामिक रैम यूज़ की जाती है, जिसकी मेमोरी कैपेसिटी दैट वाज अराउंड 16 किलोबाइट्स, जो 2011 तक चेंज होकर 64 गीगाबाइट्स तक इम्प्रूव कर गई थी। अब क्योंकि आपके ये नोट्स जो हैं वो पुराने हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको रीसेंट डेट अपडेट नहीं दिया हुआ। इसके बाद जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती थी, हार्ड डिस्क होती थी, 1981 तक उसकी कैपेसिटी दैट वाज अराउंड 260 मेगाबाइट्स, जबकि आज के टाइम पर हम लोग टेराबाइट्स और इससे भी ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी में डील करते हैं। बट यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि आजकल के टाइम पे हार्ड डिस्क जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है और एसएसडीज जो होती हैं वो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो होती है उनको रिप्लेस कर चुकी है। कि उसके बाद मल्टीपल डिस्क जो हैं वो आपस में कंबाइन कर दी गई हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बेटर जाती है। सो डिस्क एरे बेसिकली स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं जिनमें मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन कर दिया जाता है, या फिर एसएसडीज को कंबाइन कर दिया जाता है एक सिंगल मेमोरी यूनिट के अंदर, जिनमें सबको एक साथ मैनेज किया जा रहा होता है। इसके बाद स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो सर्वर्स हैं वो डिस्क एरे से कनेक्ट करते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ज़रिए। और ये ज़्यादातर एंटरप्राइज़ एनवायरनमेंट्स या जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स होते हैं, ऑफ़िसेज़ होते हैं, उनमें इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर हाई स्पीड नेटवर्क की ज़रूरत होती है। यानी ओवर द नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह डेटा स्टोर करना, और ये डेटा बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा होता है, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज एरिया नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है सर्वर्स को डिस्क एरे से कनेक्ट करने के लिए, एक मिडलमैन की तरह यहाँ पर काम करता है। इसके बाद नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यूज़ होती है, जो डिस्क एरे को डायरेक्टली क्लाइंट्स के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो है वो सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स और फाइल ओवर द इंटरनेट शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हाई स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वो होस्ट सर्वर्स को, होस्ट कंप्यूटर्स को नेटवर्क स्टोरेज के साथ कनेक्ट करते हैं। नाउ नेटवर्क स्टोरेज क्या होता है, हमने ऊपर जो पढ़ा नेटवर्क अटैच स्टोरेज और स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स, ये नेटवर्क स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं। यानी कि एक डेडिकेटेड या एक सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज रिपोजिटरी जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है, जो अलाउ करता है कि एक से ज़्यादा होस्ट कंप्यूटर्स को एक्सेस किया जा सके, उनके बिटवीन डेटा शेयर किया जा सके और डेटा को मैनेज किया जा सके। नाउ वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर जो कि एक होस्ट होता है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन किया जा सकता है। ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स या वर्चुअल मशीन्स को ही किसी होस्ट कंप्यूटर पे रन किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत है, तो आप इस वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के ज़रिए रिमोटली कोई क्लाउड सर्विस ले सकते हैं, जहाँ पर आपको रिमोट स्टोरेज स्पेस एक्सेसिबल होगी। तो अगर हम यहाँ पर इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की प्रोसेसर स्पीड ओवर द टाइम 10 मेगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक इंक्रीज़ हो गई। नेटवर्क बैंडविड्थ 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से अराउंड थाउजेंड्स ऑफ मेगाबिट्स पर सेकंड तक इंक्रीज़ हो गई। एक सिंगल कोर सीपीयू पर जब स्पीड इंक्रीज़ करने की, परफॉर्मेंस इन्हांस करने की कोशिश की जाती है, तो वो हीट प्रॉब्लम हो जाता था, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता था सिस्टम। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने
हीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उस सिंगल कोर को चेंज किया और मल्टीपल कोर सीपीयूज़ और जीपीयूज़ बनाने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर मल्टी कोर सीपीयूज़ इंट्रोड्यूस किए गए। जीपीयू क्या होता है? ऐसा सर्किट होता है जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर मल्टीपल लगे होते हैं और वो एक साथ पैरेलल में काम कर रहे होते हैं। इन सीपीयूज़ और जीपीयूज़ के ज़रिए आईएलपी यानी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो थी वो एग्जीक्यूट किए जाने लगी। इसके बाद जो मॉडर्न प्रोसेसर्स होते हैं वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ रन कर सकती हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो डायनामिक रैम होती है उसकी कैपेसिटी फ्रॉम 16 किलोबाइट्स टू 64 गीगाबाइट्स तक इन्हांस हो गई। हार्ड डिस्क कैपेसिटी जो पहले अराउंड 260 मेगाबाइट्स होती थी वो अब अराउंड 3 टेराबाइट्स तक इंक्रीज़ हो गई। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एसएसडी होती हैं, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, फ्लैश मेमोरीज़ होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आने लगा और एसएसडीज़ को इस्तेमाल किया जाने लगा बहुत ज़्यादा इंस्टेड ऑफ दैट ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। इसके बाद हमने डिस्क एरेज़ पढ़ी जो मल्टीपल डिस्क जो हैं वो एक साथ कंबाइन कर दी जाती हैं, स्टोरेज परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर हमने स्टोरेज एरिया नेटवर्क पढ़ा जो सर्वर्स को कनेक्ट करता है डिस्क एरेज़ से। फिर नेटवर्क अटैच स्टोरेज पढ़ा जो डिस्क एरेज़ को क्लाइंट से कनेक्ट करता है नेटवर्क के ज़रिए और ये सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज एरिया नेटवर्क। फिर हमने पढ़ा कि वर्चुअलाइजेशंस जो है उसके ज़रिए हम एक सिंगल फिज़िकल यूनिट के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हैं। ये टेक्निक कहलाती है वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 30 विच इज़ वेब 2.0। वेब 2.0 बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू हम पढ़ते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो उसकी सेकंड जनरेशन है, सेकंड वर्जन है। आज से पहले कुछ टाइम पहले तक वेब 1.0 होता था जिसमें स्टैटिक वेबसाइट होती थी और वो सिर्फ रीड ओनली होती थी यानी आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो सेकंड जनरेशन है वेबसाइट्स की वेब 2.0 वो डायनेमिक होती हैं यानी कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक का डिफरेंस मैंने पहले ही बताया था। अगेन हम देखते हैं कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो पुरानी वेबसाइट्स होती थी वेब 1.2 आप वो सिर्फ रीड ओनली होती थी, आप उनमें सिर्फ कोई कमेंट नहीं कर सकते थे, कोई उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आप रीड कर सकते थे उस पर जो भी डेटा शो हुआ हुआ है, सिंपल एचटीएमएल पेजेस जो होती हैं। जबकि वेब 2.0 जो मॉडर्न वेबसाइट्स आज के टाइम पे होती हैं, आप उनमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप अपनी मर्ज़ी से इंटरैक्शन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट सिर्फ रीड ओनली नहीं होती, ये रीड एंड राइट होती हैं यानी आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं बाय राइटिंग अ कमेंट और लाइकिंग अ पोस्ट। इसके अलावा एक नया फीचर जो इंट्रोड्यूस हुआ वेब 2.0 में दैट वाज कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, तो यहाँ पर आप अपना मीडिया शेयर कर सकते हैं। मीडिया यानी आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये सब आप शेयर कर सकते हैं। पोस्ट पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप कंटेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप खुद से ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो ये सब जो कंटेंट होता है इसमें यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं होते जैसे जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी वेब 1.0 में, क्योंकि वो सिर्फ रीड ओनली होती थी तो यूज़र्स सिर्फ कंज्यूमर्स होते थे। जो उस पे डेटा रिटन है, ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। बट आज के वेब 2.0 में जो वेबसाइट्स हैं क्योंकि वो डायनेमिक हैं तो यूज़र उस पर मीडिया शेयर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो वेब एप्लीकेशंस है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस वेब 2.0 ये डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एक वेब सर्वर से बगैर किसी डिस्प्ले के साथ इंटरफेयर किए। यानी अगर कोई आप फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो जो डेटा आप जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग डेटा वेब सर्वर से फैच करके आपको ला के दिया जाएगा। और ये सब काम क्योंकि बैकएंड पे हो रहा होगा तो आपके डिस्प्ले के साथ इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग डेटा फैच करके ला के दिया जाएगा। और ये पूरा पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ एजिक्स। एजिक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये अलाउ करती है वेब पेजेस को कि वो सर्वर पर डेटा सेंड कर सके और सर्वर से डेटा रिसीव कर सके बगैर वेब पेज को पूरे पेज को रिफ्रेश किए। फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक पर या इंस्टा पर कोई पोस्ट लाइक करते हैं तो आपका पेज उससे रीलोड नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। सिर्फ जो लाइक काउंट होती है, फॉर एग्जांपल लाइक शो हो रहे होते हैं कि 24 लोगों ने लाइक किया तो उसकी लाइक काउंट इंक्रीज हो जाती है बट आपका पेज रीलोड नहीं होता और डिस्प्ले में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वो एज इट इज़ रहता है। तो ये कहलाता है एजिक्स। तो वेब 2.0 के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए,
फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो यूज़र्स को अलाउ करते थे कि वो इंटरैक्ट कर सकें दूसरों के साथ, एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें, कंटेंट शेयर कर सकें, यानी मीडिया अपना शेयर कर सकें। इसके बाद वेब 2.0 की मदद से यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो होता है, जो यूज़र्स होते हैं वो ब्लॉग्स में, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स में, इन सब में इंटरैक्ट कर सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे। जैसे कि विकिपीडिया होता है, ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, ये सारे यूज़र जनरेटेड कंटेंट होते हैं, जो किसी यूज़र ने लिखे होते हैं किसी दूसरे यूज़र के लिए, और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद वेब 2.0 का एक फीचर होता है आरएसएस। आरएसएस का मतलब होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उस चैनल पर जब भी कोई अपडेट होएगी या फिर जब कोई नई वीडियो अपलोड होगी, कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेबसाइट पर, और आपने उसे लाइक किया हुआ है, तो फ़ौरन आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगी उसकी। तो ये जो ऑटोमैटिक अपडेट्स सेंड की जा रही होती हैं सब्सक्राइबर्स को, यूज़र्स को, ये की जा रही होती है थ्रू आरएसएस फ़ीड्स। इसके बाद जो वेब 2.0 होती है उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू। और अब ना सिर्फ आप चैट कर सकते हैं, आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो ये वेब 2.0 सिंपली जैसे पुराने ज़माने में स्टैटिक वेबसाइट होती थी कुछ टाइम पहले तक, आज से 15-20 साल पहले तक, अब वेब 2.0 एक सेकंड जनरेशन है वर्ल्ड वाइड वेब की, जिसमें स्टैटिक से डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया गया है। यूज़र्स जो हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपना कंटेंट ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, और ये सब जो हो रहा होता है सर्वर से डेटा रिसीव या फैच हो रहा होता है, ये सब एजिक्स के थ्रू होता है, विच इज़ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसके बाद सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई। यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लगा, और यूज़र जो है वो ब्लॉग्स और विकिपीडियाज़ और इन सब में कंट्रीब्यूट करने लगे। आरएसएस हमने पढ़ा कि क्या होता है, सब्सक्राइबर्स को मीन टाइम जो नोटिफिकेशन जा रही होती है, ऑटोमेटिक अपडेट्स जा रहे होते हैं, वो रियली सिंपल सिंडिकेशन आरएसएस के थ्रू जा रहे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मैसेजिंग टूल्स व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर की तरह के जो चैटिंग टूल्स थे, फाइल शेयरिंग और ऑडियो कॉलिंग वगैरह के, वो बहुत ज़्यादा इन हो गए। तो ये वेब 2.0 के तमाम फीचर्स थे जो अभी हमने पढ़े। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 38 विच इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि वीपीएन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस मॉड्यूल में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वीपीएन क्या होता है। एक वीपीएन या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिंपली किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क में एक्सटेंड करता है। अगर किसी कंपनी के वीपीएन के साथ कोई कंज्यूमर कनेक्टेड है, तो ये वीपीएन उसको अलाउ करता है कि वो बिल्कुल इसी तरह से कम्युनिकेट कर सके जैसे कि वो सच में किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हालांकि वो अपने घर में बैठे हो सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री में बैठे हो सकते हैं, यानी एक फार डिस्टेंस पे रहकर भी किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क को वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नाउ वीपीएन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो इंटरनेट है वो एक पब्लिक एसेट है, एक पब्लिक सर्विस है, जिसकी वजह से वो लेस सिक्योर है। अगर आप कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आप अगर उसमें कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं उस इंटरनेट का यूज़ करके, तो वो एन्क्रिप्टेड है या नहीं। तो अगर आप किसी कंपनी का पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको ये, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो आपको ये इंश्योर हो किया जाता है कि वो एक सिक्योर नेटवर्क है, और आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी थ्रू दैट वीपीएन वो इनक्रिप्टेड हो। तो वीपीएन का बेसिकली काम होता है कि किसी भी पब्लिक इंटरनेट पर एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शन बिल्ड करना। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कराची में किसी कंपनी में, कराची बेस्ड कंपनी है, आप उसमें काम करते हैं, आपको किसी काम से लाहौर ट्रैवल करना पड़ा। अब आप लाहौर में हैं, लेकिन आपको उस कंपनी की कुछ फाइल्स को एक्सेस करना है, तो बजाय इसके कि आप फिजिकली उस ऑफिस में हो, आप उस कंपनी के वीपीएन से कनेक्ट कर लेते हैं जो उस कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है। तो जैसे ही आप वीपीएन से कनेक्ट करते हैं, आपकी डिवाइस जो है वो बिल्कुल इसी तरह से काम करने लग जाती है जैसे वो किसी उस फिजिकली उस ऑफिस नेटवर्क के अंदर मौजूद है। तो ये वीपीएन कहलाते हैं। वीपीएन आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है ओवर द इंटरनेट। इनक्रिप्शन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके मैसेजेस को कोड कर देना, उनको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो ये इनक्रिप्टेड डेटा जब रिसीवर के पास जाता है तो उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, डीकोड किया जाता है, डिसाइफर किया जाता है, जिसके बाद वो रिसीवर उसको
पढ़ पाता है। तो ये काम क्योंकि आपकी आँखों के सामने नहीं हो रहा होता, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता, बट बैक एंड पे एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला काम हो रहा होता है जब आप कोई डेटा सेंड या रिसीव करते हैं। इसकी वजह से जो हैकर्स हैं उनसे प्रोटेक्शन की जा सकती है। कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है और हाई प्रोफाइल होती है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई आपका डेटा इंटरसेप्ट कर भी लेता है बीच में ट्रांसफर के प्रोसेस में, तो वो उसको रीड नहीं कर पाता। ये जो वीपीएन होता है ये आईपी टनलिंग का टेक्निक इस्तेमाल करता है। इसका क्या मतलब होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफर होता है। तो जो ये प्राइवेट डेटा पैकेट्स होते हैं, इनको एक तरह से पब्लिक इंटरनेट पैकेट्स के अंदर रैप कर दिया जाता है, फोल्ड कर दिया जाता है और फिर उनको ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क सेंड किया जाता है। और जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है वो पैकेट, तब उसको अनरैप कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीक्रेट लेटर को आप किसी दूसरे एनवेलप के अंदर डाल दें, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है आईपी टनलिंग। तो जो इंटरनेट पर राउटर्स होते हैं, वो सिर्फ बाहर का जो आउटर एनवेलप है वो देख रहे होते हैं, अंदर क्या प्राइवेट कंटेंट है वो नहीं देख पाते। नाउ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं वीपीएन का सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। पहला होता है आईपी सिक्योरिटी, फिर सिक्योर सॉकेट लेयर, देन पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो रिमोट वीपीएन कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके जरिए ऑथेंटिकेशन, यानी जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, जिस सेंडर ने भेजा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये चेक किया जाता है। डेटा इंक्रिप्ट किया जाता है और सिक्योर टनलिंग की जाती है, यानी कि प्राइवेट डेटा पैकेट्स को पब्लिक डेटा पैकेट्स के अंदर रैप किया जाता है। तो ये प्रोसेस टनलिंग कहलाता है। नाउ क्योंकि वीपीएन जो है वो बहुत ज़्यादा एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सिक्योर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसकी स्पीड में फ़र्क आए, इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी डिक्रीमेंट हो जाए, यानी इसकी स्पीड स्लो हो जाए, क्योंकि डेटा जो है पहले इंक्रिप्ट किया जा रहा है, फिर सेंड किया जा रहा है, फिर डिक्रिप्ट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर लग रही है। तो अब अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आपको परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नाउ जो नेटवर्क लेयर्स हमने पढ़ी थी, 5 लेयर आर्किटेक्चर होता था नेटवर्क का, तो उसमें से वीपीएन जो है वो लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर और लेयर 3 नेटवर्क लेयर पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे की जाती हैं। नाउ ये जो वीपीएन्स हैं ये कितनी तरह के हो सकते हैं। सबसे पहली टाइप है रिमोट एक्सेस वीपीएन, यानी किसी कंपनी का नेटवर्क है, किसी कंपनी का वीपीएन है और एक इंडिविजुअल यूजर उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि यूजर की डिवाइस पर वीपीएन क्लाइंट होता है, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है उस कंपनी के वीपीएन गेटवे के साथ। नाउ ये वीपीएन क्लाइंट क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की डिवाइस पर इंस्टॉल्ड होता है, और गेटवे ये उस क्लाइंट के डिवाइस और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके बीच में और कंपनी के सर्वर के बीच में एक राउटर की तरह काम करता है, जिसका काम होता है इंक्रिप्शन करना और ऑथेंटिकेशन चेक करना। सेकंड टाइप है साइट टू साइट वीपीएन। इसमें क्या होता है कि दो पूरे नेटवर्क्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि एक रिमोट एक्सेस में एक तरफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की डिवाइस पर इंस्टॉल्ड होता है एक सॉफ्टवेयर, और दूसरी तरफ वीपीएन गेटवे होता है जो कंपनी के सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो साइड टू साइड वीपीएन में दोनों तरफ वीपीएन गेटवेज होते हैं, दोनों एंड्स। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कराची में है और उसकी एक ब्रांच ऑफिस लाहौर में है, तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए साइड टू साइड वीपीएन इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पूरा नेटवर्क एंटायरली नेटवर्क दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग में वीपीएन कैसे इस्तेमाल होता है। जो वीपीएन गेटवेज होते हैं वो क्लाउड में भी एग्जिस्ट करते हैं। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने क्लाउड कंज्यूमर्स को एक सिक्योर लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके जरिए क्लाउड प्रोवाइडर्स ने जितने भी रिसोर्सेज देने होते हैं उनको सिक्योरली एक्सेस कर पाते हैं क्लाउड कंज्यूमर्स। तो वीपीएन के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग में आप क्लाउड सर्विसेज को सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज करें तो वीपीएन जो है वो सिंपली एक पब्लिक इंटरनेट के ऊपर एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड कर देता है। ये पब्लिक नेटवर्क से ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इनक्रिप्टेड होती है और ऑथेंटिकेशन चेक की जाती है। नाउ जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन में बैठ के अपने कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन के ज़रिए। ये वीपीएन काम करता है आईपी टनलिंग की टेक्निक के ऊपर। आईपी टनलिंग में क्या होता है कि जो पब्लिक पैकेट्स के अंदर प्राइवेट पैकेट्स को छुपा दिया जाता है,
और ओवर द इंटरनेट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर हमने वीपीएन प्रोटोकॉल्स पढ़े जिनमें आईपीसेक, एसएसएल, पीपीटीपी, एमपीएलएस इनकी फुल एब्रिविएशंस ऊपर हमने पढ़ी। ये सब प्रोटोकॉल्स वीपीएन्स में इंक्लूडेड होते हैं। नाउ अब क्योंकि वीपीएन जो है वो मैसेज सेंड करने से पहले एन्क्रिप्ट करते हैं, मैसेज भेजने के बाद उसको डिक्रिप्ट करते हैं, तो इस पूरी एक्स्ट्रा प्रोसेस की वजह से इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी आ सकती है। हो सकता है प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए। फिर हमने पढ़ा कि जो नेटवर्क लेयर होती हैं उनमें से लेयर 1, 2 एंड 3 इन 3 लेयर्स पर वीपीएन इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा लेयर 3 जो कि नेटवर्क लेयर होती है उस पे वीपीएन इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2 तरह की टाइप्स पढ़ी हमने वीपीएन की, रिमोट एक्सेस वीपीएन एंड साइड टू साइड वीपीएन। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर्स को क्लाउड रिसोर्सेज का सिक्योर एक्सेस देने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर 32 विच इज नेटवर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड होस्टिंग डेटा सेंटर। नाउ डेटा सेंटर क्या होता है? ये एक ऐसा ऑफ प्रेमिसेस फैसिलिटी होती है जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर या फिर गूगल क्लाउड, ये सब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को होस्ट करते हैं, यानी कि एक फिजिकल डेटा सेंटर होता है ये। तो इस क्लाउड डेटा सेंटर के सेंटर में एक फिजिकल सर्वर्स का क्लस्टर होता है, यानी कलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हर फिजिकल सर्वर जो है उस पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रही होती हैं। जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, लार्ज डेटा सेंटर्स होते हैं, पॉसिबल है कि उनमें हजारों की तादाद में ये फिजिकल सर्वर्स हों जिस पर हजारों की तादाद में वर्चुअल मशीन्स उस वक्त रन कर रही हूँ। क्योंकि हर सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जा रही होती हैं, तो इसकी वजह से जो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ ये जो क्लाउड क्लस्टर होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ग्रुप की सूरत में आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इनमें डिफरेंट तरह की नोड्स होती हैं। नोड्स यानी कि वो लिंक्स जिनके जरिए ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट सर्वर्स या डिफरेंट नोड्स जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है। जैसे कंप्यूटेशन नोड्स जो होती हैं उनका काम होता है एप्लीकेशंस को रन करना सर्वर्स पर। वर्कलोड एलोकेशन नोड्स का काम होता है टास्क को असाइन करना, यानी जिस सर्वर पर लोड कम है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो जो सर्वर कम यूज हो रहे हैं उन पर लोड असाइन कर देना। मॉनिटरिंग नोड्स का काम होता है सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। फिर लोड बैलेंसिंग नोड्स जो होती है उनका काम होता है कि तमाम सिस्टम्स में ट्रैफिक को बहुत फेयरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि किसी एक सिस्टम पर लोड ना आए। देन गेटवे नोड्स का काम होता है इंटरनेट इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि जो रिमोट वर्चुअल मशीन से रिमोट सिस्टम्स हैं वो भी एक्सेस कर पाएं सिस्टम को। ये जो गेटवे नोड्स होती हैं ये क्लाउड सर्विसेज को बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं बाहर के सिस्टम्स को, रिमोट सिस्टम्स को। ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट की तरह काम करती हैं किसी भी डेटा सेंटर के लिए। जैसे आप किसी मॉल में एंटर होते हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर से आप गुजर के जाते हैं, आपके सामान की चेकिंग होती है। तो ये गेटवे नोड्स जो हैं ये उस सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करती हैं किसी भी डेटा सेंटर के लिए। आउटसाइड वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से उस पूरे क्लस्टर का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इन गेटवे नोड्स के जरिए होगा। नाउ ये जो क्लाउड डेटा सेंटर्स हैं ये एक लेयर्ड नेटवर्किंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में सर्वर्स होते हैं, फिजिकल सर्वर्स जो लेयर 2 स्विचेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेयर 2 स्विच का मतलब है एक ऐसा स्विच जो डेटा लिंक लेयर जो कि लेयर 2 होती है नेटवर्क स्ट्रक्चर की, उस पर ऑपरेट करता है। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि जो क्लस्टर्स होती हैं उनमें हो सकता है कि जो लार्ज डेटा सेंटर्स हैं उनमें हज़ारों की तादाद में फिजिकल होस्ट हो जिन पर हज़ारों की तादाद में वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो रन कर रहे हों, तो ऐसे में सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उसको मैनेज करना। तो ये जो आर्किटेक्चर है कहलाता है टॉप ऑफ रैक TOR स्विचिंग। ये केबल क्लटर को रिड्यूस करता है और परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। नाउ केबल क्लटर का मतलब कि जब ये इतनी सारे पीसीज आपस में फिजिकली कनेक्टेड हैं तो उन वो डिफरेंट केबल्स होंगे। अब क्योंकि जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उतने ज़्यादा केबल्स होंगे, तो वो एक क्लटर्ड सिचुएशन हो जाएगी उन सबको मैनेज करना। तो टॉप ऑफ रैक स्विचिंग क्या होता है कि इन केबल क्लटर को रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि जो सर्वर्स होते हैं वो एक शॉर्ट कॉपर केबल के जरिए लेयर 2 स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं उनके अपने एक रैक के अंदर, जिस रैक को बाद में फाइबर केबल के जरिए मेन नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हर रैक का एक टॉप ऑफ रैक स्विच होता है और सिर्फ एक सर्वर एक वक्त में एक टॉप ऑफ रैक स्विच के साथ कनेक्ट कर सकता है। फिर स्टेप 2 में जो टॉप ऑफ रैक स्विचेस होते हैं उनको एग्रीगेट स्विचेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। नाउ ये एग्रीगेशन स्विचेस क्या होते हैं? ये एक हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जिसका काम होता है नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करना। ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है नेटवर्क के अंदर। जो स्मॉलर स्विचेस होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करता है
और जो मेन नेटवर्क होता है उसको डेटा सेंड करता है, बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करता है। ये कहलाते हैं एग्रीगेशन स्विचेस। तो मल्टीपल टॉप ऑफ रैक जो स्विचेस होते हैं वो एग्रीगेट स्विचेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये एग्रीगेशन स्विचेस जो होते हैं क्रॉस रैक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमने भी पढ़ा कि जो डेटा सेंटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं उसमें हर सर्वर रैक का अपना स्विच होता है। तो इन एग्रीगेशन स्विचेस के जरिए एक सर्वर किसी दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी अपने रैक में जो स्विचेस हैं उनके अलावा किसी दूसरे रैक में मौजूद स्विचेस यानी सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। ये कहलाती है क्रॉस रैक कम्युनिकेशन। सेकंड, एग्रीगेशन स्विचेस प्रोवाइड्स इंटर वर्चुअल मशीन कनेक्टिविटी। जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो मल्टीपल डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स पर और डिफरेंट रैक्स पर, डिफरेंट वर्चुअल लैंड्स पर लोकेटेड होती हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्रीगेशन स्विचेस होते हैं एक हाई परफॉर्मेंस, हाई बैंडविड्थ मिडल मैन की तरह काम करते हैं इन वर्चुअल मशीन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए टू द कोर नेटवर्क। यानी कि जो वर्चुअल मशीन्स डिफरेंट रैक्स में होती हैं, डिफरेंट सर्वर्स पर कनेक्टेड होती हैं, डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स पर होस्ट हो रही होती हैं, वो आपस में कनेक्ट कर सकती हैं एग्रीगेशन स्विचेस के जरिए। इसके बाद थर्ड स्टेप में लेयर 3 यानी राउटर्स होती हैं, यानी कि एग्रीगेट लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर होती है उसमें राउटर्स होते हैं, एक्सेस राउटर्स एंड बॉर्डर राउटर्स। बेसिक से समझते हैं, इंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो राउटर्स होते हैं वो एग्रीगेशन लेयर के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, जिनका काम होता है एक क्रिटिकल हाई परफॉर्मेंस पॉइंट की तरह से सर्व करना, ताकि डिफरेंट नेटवर्क एरियाज को ये आपस में कनेक्ट कर सकें। तो ये जो राउटर्स होते हैं टिपिकली दो मेन रोल्स में डिवाइडेड होते हैं उनकी फंक्शन की बेसिस पर, एक्सेस राउटर्स एंड बॉर्डर राउटर्स। एक्सेस राउटर आप ऐसे समझें कि ये एक फ्रंट डोर है किसी स्पेसिफिक नेटवर्क एरिया के लिए। इसका काम होता है मल्टीपल यूजर्स को, ब्रांचेस को, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। इसका काम होता है यूजर्स को, ब्रांचेस को, डिवाइसेस को बाकी की कंपनी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। वेयर एज जो बॉर्डर राउटर्स होते हैं वो बॉर्डर एजेंट या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह आप कह सकते हैं काम करते हैं। ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे काम कर रहे थे आपकी कम्युनिटी नेटवर्क के, बिल्कुल कंपनी के नेटवर्क के बिल्कुल एज पर, बिल्कुल एंड पॉइंट पर ये जो है काम कर रहे होते हैं। आपकी कंपनी के नेटवर्क को किसी एक्सटर्नल यानी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के नेटवर्क के साथ, एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। बाहर का नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क यानी कि इंटरनेट हो गया, फिर किसी दूसरी कंपनी का नेटवर्क हो गया। आपकी कंपनी के नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक एंटर कर रहा है या आपके लीव कर रहा है, उन सबको मैनेज करना, हैंडल करना, ये बॉर्डर राउटर्स का काम होता है। ये एक गेट कीपर की तरह फॉर एग्जांपल काम करता है। नाउ हाइपरवाइजर क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइपरवाइजर जो है या फिर एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन करता है, जिसमें हर वर्चुअल मशीन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये आपस में हर वर्चुअल मशीन को आइसोलेटेड रखता है। तो ये जो हाइपरवाइजर होता है इसका नेटवर्किंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और मल्टीपल नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स हम इस हाइपरवाइजर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कि जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो एक सेम फिजिकल सर्वर के ऊपर रन हो रही हैं, हो सकता है कि वो डिफरेंट वर्चुअल लैंड्स पर कनेक्टेड हो। तो ऐसी सिचुएशन में हाइपरवाइजर जो है वो वर्चुअली हर वर्चुअल मशीन को एक दूसरे से आइसोलेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगर कोई एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके बाद एक वर्चुअल मशीन जो है दैट कैन स्पैन मल्टीपल फिजिकल डेटा सेंटर, जिसका मतलब है कि वो सर्वर्स जो जियोग्राफिकली अलग-अलग डेटा सेंटर्स में लोकेटेड हैं, वो ऐसा बिहेव करें कि वो किसी एक सेम लोकल स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में जो हाइपरवाइजर होता है वो वर्चुअल नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है डिफरेंट लोकेशंस पर। थर्ड, कि अगर कोई कंपनी जो है वो किसी फिजिकल सर्वर पर होस्टेड वर्चुअल मशीन्स को किसी दूसरे डेटा सेंटर में जो किसी दूसरी लोकेशन में मौजूद है, किसी दूसरे डेटा सेंटर में मौजूद किसी फिजिकल सर्वर पर माइग्रेट करना चाह रही है, तो हाइपरवाइजर के जरिए एक फिजिकल सर्वर से दूसरे लोकेशन पर मौजूद फिजिकल सर्वर पर इस वर्चुअल मशीन्स की माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है इसको स्मूथली किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज करें, क्लाउड में बेसिकली क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पर मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन किया जा रहा होता है और ये डेटा सेंटर्स में भी मौजूद हो सकते हैं जो कि फिजिकल होते हैं और यहाँ पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल सर्वर्स होती हैं जिन पर हज़ारों की तादाद में वर्चुअल मशीन्स को रन किया जा रहा होता है। फिर हमने पढ़ी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड होती हैं जो उनके अलग अलग रोल होते हैं, वर्कलोड एलोकेशन
नोड्स होती हैं जिनका काम होता है वर्कलोड को बैलेंस करना, मॉनिटरिंग नोड्स होती हैं जिनका काम होता है मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को। फिर हमने पढ़ा कि एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है जो क्लाउड डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। पहली लेयर पे सर्वर्स होते हैं, सेकंड में एग्रीगेट स्विचेस होते हैं, थर्ड में राउटर्स होती हैं। 2 तरह के राउटर्स होते हैं, एक्सेस राउटर्स एंड बॉर्डर राउटर्स। फिर हाइपरवाइज़र्स किसी भी नेटवर्किंग प्रोसेस में प्रोसीजर में कौन-कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हमने पढ़ी। तो टोटल 7 मॉड्यूल्स से इस चैप्टर में चैप्टर 7 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफ़िज़।